स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे? तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे सभी भिन्न भिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। लैंप या लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं वही वस्तुएं कहलाती है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य, तारे, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सब जो हैं ये प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर सकता है, इसलिए ये जो हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, ईंट हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। चंद्रमा स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि यह जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने का काम करता है। जैसे दर्पण करता है, सेम उसी तरह चंद्रमा भी है, इसलिए यह अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आगे आते हैं कि प्रकाश का किरणपुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जिसे ये बिंदु है और इससे जो है प्रकाश फैलती निकलती चली जाएगी, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलेगी और फैलती हुई चली जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये केवल जानकारी के लिए है, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है समांतर किरणपुंज। तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश की किरणें इस तरह चलती है समांतर में। नेक्स्ट है कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जो है वो आ रही है और सब जो है एक बिंदु पर आके मिल रही है, इसे कहेंगे अपसारी किरणपुंज। ये एक बिंदु पर आकर मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे अपसारी किरणपुंज कहेंगे। जैसा कि अवतल, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है वह अभिसारी दर्पण भी हम उसे कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है और ये सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वह एक बिंदु पे जाके सब सिमट जाएगी। इसीलिए तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? सोलर कुकर में किया जाता है, सौर भट्ठी में। इसी कारण, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम करता है। आगे है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। पारदर्शी मतलब वे वस्तुएं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं या फिर प्रकाश जो है आर पार गुजर सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, हीरा, कांच। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ हो गए जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी, ये और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। मनुष्य का शरीर भी अपारदर्शी पदार्थ ही है। पारभासी जिसमें प्रकाश जो है आंशिक रूप से आर पार करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, दूध हो गया, कुहासा हो गया, तेल लगा हुआ कागज़, ये सब, कोहरा, धूम। अब मेन क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के नियम कितने हैं, उन्हें लिखें। या फिर पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे एक किरण आरेख से दर्शाएं। तो प्रकाश की किरणें जिस नियम का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है और आने वाली प्रकाश की किरणों को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण होता है, और दर्पण से टकराने के बाद वापस जो लौट जाती है दूसरी तरफ वो परावर्तित किरण होता है। तो आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो जहाँ पर बिंदु मिल रहा है इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब आ जाता है, ये अभिलंब। तो आपतित किरण आया, फिर किरण टकरा के वापस लौटा, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर है। यह पहला नियम हो गया। और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किरण आरेख द्वारा दिखाए तो यही बनाना है, एक दर्पण बना लेना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब को दर्शा देना है, बस ये हो गया, किरण आरेख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वास्तविक किरणों के कटानों से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक किरणों के कटानों से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम इजी है, आसान है। यह हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रहे कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहता है, वास्तविक साथ हमेशा उल्टा, और काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। और हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह नाम से ही पता चलता है कि यह काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो पार्श्व परिवर्तन उस परिवर्तन कहते हैं, ये केवल समतल दर्पण में देखने को मिलता है। तो समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग जो है वह बायां दिखता है, और बायां भाग जो है वह दायां दिखता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कि यह प्रतिबिंब का सीधा बनाता है, या जो है वस्तु का प्रतिबिंब है वह सीधा बनाता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ज्यों ही हम समतल दर्पण से हटेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह भी हट जाएगा, वह केवल काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का ही बनता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। हम दर्पण से जितना दूर जाते जाएंगे तो ऐसा एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि दर्पण में भी हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से दूर होता जा रहा है, तो उसका दूरी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं। तो मुख्य अक्ष, तो मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और इसका ये जो मेन होता है इसी को हम प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, इसके ही समांतर, इस लाइन के मुख्य अक्ष के समांतर एक और लाइन आता है, और ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के फोकस से क्या समझते। सेम वही परिभाषा है, सेम टू सेम परिभाषा रहेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण, उसमें था अवतल, तो इसलिए अवतल दर्पण था, इसमें उत्तल है तो उत्तल लिखेंगे। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। आगे नेक्स्ट है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे आपसे सूचित किया जाता है। जैसे कि ये दर्पण है और ये प्रधान अक्ष हो गया, तो ये यहाँ पे F होता है और ये ध्रुव होता है P।
तो P से ये ध्रुव हुआ, ध्रुव से लेकर F तक की दूरी, यानी ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की जो दूरी होगी, जो लंबाई होगा, उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? तो इसी में हम C भी एक बना लेते हैं, C जो कि एक अभिलंब होता है, दर्पण पर प्रतिबिंब टकराने के बाद फोकस से होकर जाता है, और एक अभिलंब हम बनाते हैं, तो ये अभिलंब हो गया। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। जैसे ये हो गया फोकस, और ये हो गया C, और ये ध्रुव हो गया P। तो फोकस तो इतना ही दूरी का है, फोकस इतना ही दूर है, लेकिन ये डबल होता है, वक्रता केंद्र जो होता है इसका डबल होता है, यहाँ तक का दूरी होता है, यानी P से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया क्या चीज़? R, और F इसका आधा होता है, जैसे कि हम वृत्त में पढ़ते हैं, व्यास बड़ा होता है और त्रिज्या छोटा होता है। तो यहाँ समझ लें कि फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या है, और P से C तक की जो दूरी है वह व्यास है। तो ये हो जाएगा कि त्रिज्या जो होगा, यानी इसका F जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, यानी F छोटा हो जाएगा और त्रिज्या हमेशा बड़ा रहेगा, वक्रता त्रिज्या हमेशा बड़ा रहता है। देखने में भी लग रहा है बड़ा है, तो ये दो भाग से मिलकर बनता है, यानी F का 2 गुना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 2F बराबर क्या चीज़? R। तो R बराबर F, R बराबर हो जाएगा 2F, तो F बराबर हम कह देंगे R/2, इस तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे।